कॉम्बिनेशंस में मैंने आपको बताया था हमारे पास तीन कैटेगरी की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कॉम्बिनेशंस विद नो रिपीटेशन, सेकंड इज कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशंस विद लिमिटेड रिपीटेशन। कॉम्बिनेशंस विद नो रिपीटेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लगभग 1.5 घंटे का वो वीडियो था और उसमें मैंने एक एक बात अच्छे से पूरी डिटेल में आपको समझाई थी और लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। गेट में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी लेता हूं वो आपसे सॉल्व जरूर होगा। वीडियो लंबा था, वो लगभग 1.5 घंटे का था, बट एग्जॉस्टिव था वो एकदम। ठीक है, प्लीज उस वीडियो को देख लो, आपके काफी सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। ठीक है, वीडियो ये भी थोड़ा सा लंबा होगा, इसको प्लीज पेशेंस के साथ देखना, आराम आराम से चीजों को समझना और नोट्स जरूर बनाना। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं। और नोट्स बनाना भी बहुत आसान है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, मैं बोर्ड से कुछ रब नहीं करूंगा। ठीक है, आपसे बिना पूछे मैं बोर्ड से कुछ रब नहीं करूंगा। पहले पूरी कंसंट्रेशन के साथ आराम से वीडियो को सुनो और उसके बाद मैं साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो प्लीज बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ देखना है। मैं गारंटी लेता हूं हर एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। लंबे जरूर बन रहे हैं वीडियोस, मुझे पता है, मेरे को काफी स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे, बट क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। मेरा एकदम एग्जॉस्टिव वे है पढ़ाने का। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक वीडियो बनाया था 9 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन में मैं आपको 5 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा और वो पांचों कैटेगरी की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अलग अलग लगेंगी, आपको इनका आपस में कोई लिंक भी नहीं नजर आएगा, बट सभी के सभी एक्चुअली कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन से सॉल्व होंगे और सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, n-1 प्लस RCR। ठीक है, इसी फॉर्मूले से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और वो लगेंगे बिल्कुल डिफरेंट। तो वही पांचों कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स मैं अब आपको दिखाता हूं। देखो भाई, 5 टाइप्स की प्रॉब्लम समझ लो। तो 5 टाइप्स की प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है चॉकलेट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अभी लिख लेता हूं फिर इनको एक्सप्लेन करूंगा। द वेरी फर्स्ट इज चॉकलेट प्रॉब्लम, सेकंड इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख देता हूं। थर्ड इज आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। फोर्थ इज योर सम, डिजिट सम, या पहले हम वो देखेंगे आउटकम ऑफ आइडेंटिकल डाइस और क्वाइन। ठीक है, डाइस और क्वाइंस। अच्छा जी, और लास्ट प्रॉब्लम होगी हमारे पास डिजिट सम और डाइस सम, डिजिट सम और डाइस सम। ठीक है, ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। तो इन 5 प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे और हमें लगेगा कि बिल्कुल डिफरेंट है, बट एक्चुअली ये एकदम एक जैसे निकलेंगे और सभी में यही फॉर्मूला लग जाएगा, n-1 प्लस RCR। देखो भी फटाफट से मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपको फटाफट इन प्रॉब्लम्स की, फिर डिटेल में हम लोग जाएंगे। चॉकलेट प्रॉब्लम क्या कहती है, सपोज करो हमारे पास से 3 टाइप्स के चॉकलेट्स हैं, ज्यादा भी मान सकते हो जितने आपका मन करे, हम मान लेते हैं हमारे पास 3 टाइप के चॉकलेट हैं, R, G और B। ठीक है, मतलब रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ ब्लू कलर के हैं, और इनकी ना इनफाइनाइट क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना अनलिमिटेड रिपीटेशन। अनलिमिटेड रिपीटेशन का मतलब यही है, इनफाइनाइट क्वांटिटीज अवेलेबल है और सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, मतलब सारे रेड चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं, सारे ग्रीन चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं, सारे ब्लू चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं, मतलब इनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अच्छा जी, और इसका मतलब ये भी है कि रेड में से आपने पहला 2 चूज कर लिया या दूसरा तीसरा चूज कर लिया या तीसरा चौथा चूज कर लिया, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, 3 टाइप के चॉकलेट्स हैं, सभी इनफाइनाइट अवेलेबल हैं और मैं आपको कहता हूं कि सिलेक्ट करो 10 चॉकलेट्स, सिलेक्ट 10 चॉकलेट्स। ठीक है, कितने वेज बनेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास चॉकलेट प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल में मैं अभी जाऊंगा। अच्छा जी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ये क्या कहती है, जैसे सपोज करो हमारे पास से 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 प्लस x3। ठीक है, और इनका सम मैं चाहता हूं कि सपोज करो 10 आ जाए, तो कितने वेज हैं कि हमारे पास इनका सम 10 आएगा।
आपको लगेगा इनफाइनाइट, बट एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, या तो जीरो लोगे या आप पॉजिटिव नंबर लोगे, नेगेटिव में आप नहीं जा सकते। अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आती, जैसे यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 10 ले लेते, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे 10 ले लेते, एंड सो ऑन, ये तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगी। और याद रखना फिर वो काउंटिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। प्लीज ये चीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, अगर किसी भी काउंटिंग प्रॉब्लम का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, एक्चुअली फिर वो काउंटिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, ये कोई इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम उसको काउंटिंग प्रॉब्लम में लेते ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने नॉन नेगेटिव हटा दिया, मैंने सिंपली बोल दिया था इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ये कोई काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं बनेगी। यहाँ पे नॉन नेगेटिव लगाया तभी काउंटिंग प्रॉब्लम बनी है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकल के आएंगी। आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, देखो 0 0 10 या 0 10 0, ऐसी 1 10 सॉरी 1 9 0 एंड सो ऑन, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से निकलेंगी, और हम यहाँ चाहते हैं एग्जैक्टली कितनी निकलेंगी वो हमें बताना है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। तो देख रहे हो, यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है, हमने उनको लिस्ट नहीं करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने स्टार्ट किया था, वहां पे बताया था हमारा मेन एम यहाँ पे यही रहेगा कि हमें सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन करके उनकी काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन कर ले फिर तो अपने आप से काउंटिंग के साथ साथ हो जाएगी। तो लिस्ट किए बिना हमें काउंटिंग करनी है। तो ऐसे लिस्ट करने बैठोगे तो सवेरे से बैठोगे और रात हो जाएगी, इतने सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसकी, सारा दिन लिखते रह जाओगे, ठीक है। तो उसको लिखे बिना हम लोग बड़े आराम से सीधा सॉल्व कर रहे हैं। 10 है तो शायद कम आएंगे सॉल्यूशंस, अराउंड मेरे को जहां तक याद आ रहा है 66 67 ऐसे कुछ आएंगे। मैं फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको बता दूंगा अभी आराम से। हाँ जी, तो ये तो कम आएंगी, बट अगर मैं यहाँ पे 1000 ले लेता तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस निकल के आती, तो सारे सॉल्यूशन लिखने में आपको पूरा दिन ही निकल जाता। बट फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिना लिस्ट किए आप बस इतना बता के भाग जाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस हैं। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, देख रहे हो, बिना लिस्ट डाउन के आप वैसे बता दोगे कि इसकी इतने सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत एप्लीकेशन है इनकी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम बिल्कुल इसी टाइप से ही है, जैसे मान लेते हैं, यही मैं बार बार एक ही टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में फिट हो जाएं। मैंने यहाँ पे भी 3 टाइप के ही चॉकलेट्स लिए हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे मैंने 3 टाइप के ही वेरिएबल लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कहा था 10 चॉकलेट चूज करो, और मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू 10 ही रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से सिंप्लिसिटी, और चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी फिर मैं वही बात बोलूंगा, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स क्या कहूंगा, हमारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है, 10 बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं, और हमें इन 10 बॉल्स को इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने वे से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही है आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है। डिटेल में आपको आराम से बाद में दिखाऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आउटकम ऑफ आइडेंटिकल डाइस और कॉइन्स, मतलब हमें कुछ आइडेंटिकल डाइस गिवन है, हमने उनको यू कैन से टॉस किया, और हमें बताना है कि आउटकम क्या आ रहे हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ऐसे कॉइन्स हमने टॉस किए, तो अब ऐसे समझो, देखो अगर मैंने 10 सिक्के उछाले तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम बोलेंगे 2 पावर 10, क्योंकि हर एक सिक्के पे हेड या टेल 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे ना, तो 2 into 2 into 2 अप टू 10 टाइम्स, तो 2 पावर 10 आ जाएगा। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा, परमुटेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन में जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो n पावर r से हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो 2 पावर 10 आता है आंसर। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो, वीडियो नंबर 67 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशंस, मैंने जो वीडियो बनाया था, पार्ट 2 था ये, उसमें मैंने डिस्कस किया था, मैंने आइडेंटिकल नहीं लगाया था, मैंने सिंपली बोला था आउटकम ऑफ डाइस या आउटकम ऑफ कॉइन्स, ये सब डिस्कस किया था, और मैंने वहां पे आपको बताया था आइडेंटिकल वाली बात मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको सिखाऊंगा आइडेंटिकल में कैसे काम करना है। तो ऐसे समझ लो 10 सिक्के ऐसे सब सारे आइडेंटिकल मान रहे हैं ना, तो 10 सिक्के जमीन पे गिर गए, तो 10 सिक्के जमीन पे गिरे, अब आपको गिनने हैं कितने हेड है और कितने टेल है, बस ये हमारा काम है। हमें ये नहीं मतलब पहले पे हेड आया दूसरे पे हेड आया, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, मतलब पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। देखो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे 2 सिक्के उछाले तो हेड टेल और टेल हेड, आप इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं ना, बट यहाँ पे हम लोग सेम मान के चलेंगे, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारे को नंबर से मतलब है कितने हेड है और कितने टेल आए हैं। आई थिंक आप समझ रहे होगे, ये डिटेल में अभी आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, और डिजिट सम और डाइस सम, इसका मतलब क्या है कि जैसे डाइस सम का मतलब, जैसे हमने 3 डाइस उछाले हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स या वो आना चाहिए था से 12, ठीक है। तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 12, हम ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो x1 क्या है, आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता था, 1 2 6 हम कुछ भी ले सकते थे, x2 की वैल्यू भी 1 2 6 और x3 की वैल्यू भी 1 2 6 कुछ भी ले सकते थे। और फाइनली हमें क्या चाहिए, हम कितने वेज से ये 12 लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास डिजिट सम और डाइस सम। देख रहे हो, सारी प्रॉब्लम अलग अलग नजर आ रही होंगी आपको, इनका कोई आपस में लेने देना लग ही नहीं रहा होगा आपको, है ना। पहले तो कह रही है कि हमें चॉकलेट्स सिलेक्ट करने हैं, दूसरी कह रही है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, तो यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रॉब्लम है, यहाँ तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है,
है ना, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, ये भी बिल्कुल अलग लग रही है, अलग लगेगी आपको। एक्चुअली नहीं, मैंने बोला ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम तो मैंने आपको आगे सिखानी है, बट ये एक स्पेशल टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है जो यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए कोई लिंक नहीं नजर आ रहा है, कोई भी लिंक नजर नहीं आएगा आपको इनमें। आउटकम ऑफ आइडेंटिकल डाइस और क्वाइन, तो ये डाइस हमने या क्वाइंस हमने उछाले हैं या टॉस किए हैं और हमें गिनने हैं कितने हेड कितने टेल। देख रहे हो कहां से लिंक नजर आ रहा है आपको, हर एक प्रॉब्लम तो अलग अलग नजर आ रही है ना। लास्ट प्रॉब्लम है डिजिट सम और डाइस सम। तो डाइस सम हम कर रहे हैं कि जैसे 3 डाइस उछाले हैं और नंबर्स कुछ भी आ सकते थे, तो उनका सम हमें 12 चाहिए एंड सो ऑन। तो देख रहे हो बिल्कुल अलग अलग हैं, बट एक्चुअली ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगी, दैट इज n-1 प्लस RCR। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, चलो दैट इज दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब मैं एक एक करके डिटेल में इन सारी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करूंगा। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज चॉकलेट प्रॉब्लम। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप प्लीज आराम से इस सब चीजों को नोट डाउन कर लो और फिर मैं चॉकलेट प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है जी, ओके। तो आई थिंक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस को हटा रहा हूं और चॉकलेट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं। देखो भाई, अब हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो चॉकलेट प्रॉब्लम की इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दी है, बस अब मेरे को आपको सिखाना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अब इस चीज को भी हटा देता हूँ एक एक करके। अब आपको, आपने तो शायद नोट्स में लिख ही लिया होगा। तो अब डिटेल में हम पहली प्रॉब्लम दैट इज चॉकलेट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखो चॉकलेट प्रॉब्लम क्या कहती है। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज चॉकलेट प्रॉब्लम। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम मान रहे हैं हमारे पास 3 टाइप्स की चॉकलेट्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। सभी इनफाइनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, सब इनफाइनाइट है, तभी हम कह रहे हैं अनलिमिटेड रिपीटेशन। और सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल इन द सेंस मतलब रेड, सारे रेड चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं, सारे ग्रीन, सारे ब्लू, सब आइडेंटिकल हैं। इनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये सब गिवन होगा एग्जाम में। गिवन नहीं है तो फिर वो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब तक आइडेंटिकल वर्ड ना गिवन हो हमें आइडेंटिकल अपने आप नहीं माने। तो जो भी रेड चॉकलेट्स होंगे हम सबको अलग अलग मानेंगे, हम बोलेंगे कि कोई साइज बड़ा है, कोई साइज छोटा है एंड सो ऑन। जब तक गिवन नहीं होगा हम ऐसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल वर्ड मस्ट बी गिवन। अच्छा जी, और बताया था ना मैंने आपको, ये जितने भी कम्बिनेटोरियस के क्वेश्चंस आते हैं, कम्बिनेटोरियस में हमें बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना होता है, डिस्टिंक्ट। हमें इक्वल नहीं मान के चलना होता, या आइडेंटिकल हमें नहीं मान के चलना होता। ठीक है, चलो ओके ठीक है। तो आइडेंटिकल वर्ड हमें गिवन है, तो अब हम समझ आएंगे कि ठीक है जी, अनलिमिटेड रिपीटेशन वाला लग सकता है इसमें। अच्छा, और साथ में हम क्या कह रहे हैं कि हमें सिलेक्ट करने हैं 10 चॉकलेट्स। वी वांट टू सिलेक्ट 10 चॉकलेट्स। और अब आपसे पूछ रहे हैं कितने वेज बनेंगे। तो फॉर्मूला हमें को यही लगाना है, n-1 प्लस RCR। हमें कैटेगरी पहचान में आ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन है विद अनलिमिटेड रिपीटेशन, तो n-1 प्लस RCR लगेगा। अब हमारा मेन काम बचता है कि ये n क्या है और ये r क्या है। अगर मेरे को इसकी पहचान होगी तो फॉर्मूला लगा के मैं सीधा आंसर निकाल दूंगा, 1% की भी दिक्कत नहीं है। तो देखो, मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। देखो, मैं ऐसे कहता हूँ कि लेट अस सपोज XR। ठीक है, XR रिप्रेजेंट करवा रहा है नंबर ऑफ रेड चॉकलेट सिलेक्टेड। नंबर ऑफ रेड चॉकलेट सिलेक्टेड, जितने रेड चॉकलेट आपने सिलेक्ट किए होंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XR। ठीक है, सिमिलरली XG रिप्रेजेंट कराएगा नंबर ऑफ ग्रीन चॉकलेट्स एंड XB रिप्रेजेंट कराएगा नंबर ऑफ ब्लू चॉकलेट्स। तो मैं ऐसे बोल दूं, नंबर ऑफ रेड चॉकलेट्स प्लस नंबर ऑफ ग्रीन चॉकलेट्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू चॉकलेट्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। देख रहे हो आगे ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम। तो देख रहे हो चॉकलेट प्रॉब्लम को मैंने इस प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया। अब मेरा ध्यान कहाँ रहेगा, मेरे को इसको सोल्यूशन निकालना है। समझ में आ रहा है? देखो, नंबर ऑफ रेड चॉकलेट प्लस ग्रीन प्लस ब्लू दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। तो बस अब मैं क्या कहूंगा कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने लिख दी है। और मैं अब आपको क्या कहूंगा कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल के बता दो मेरे को, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्यों कह रहा हूं, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा, मतलब जीरो इंक्लूड करना है। जीरो क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि मैंने रेड चॉकलेट एक भी ना पिक किया हो, ग्रीन एक भी ना पिक किया हो, 10 के 10 मैंने ब्लू ले लिए हो, है ना। तो 0 0 10 0 10 0 10 0 0 सब पॉसिबल है, इसलिए नॉन नेगेटिव डाल दिया। अच्छा जी, और नेगेटिव हम ऑब्वियसली क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि रेड चॉकलेट नेगेटिव थोड़ी ले लोगे, आपको कम से कम जीरो तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, नेगेटिव हम नहीं जा सकते, तो पॉजिटिव या जीरो, इसलिए हमने बोल दिया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
अच्छा जी, अब इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगी वो हमें अब बताना है। तो बस अब हमें पहचान हो जाएगी एन और आर की। देखो भाई, नाम से याद रखना, आर क्या होता है, आर होता है आरएचएस, आरएचएस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, चॉकलेट प्रॉब्लम जब भी आएगी इसको हम लोग इस स्टाइल से लिख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन में लिख लेंगे, और जो भी राइट हैंड साइड होगी इक्वेशन की हम उसको आर से रिप्रेजेंट कराएंगे, आर मतलब आरएचएस, ऐसे याद रख लेना। अच्छा जी, एन क्या होता है, एन होता है जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो एन इज 3 है। बस पहचान होगी तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। हाँ जी, तो 3 माइनस 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 10, सी आर की वैल्यू क्या है 10। हाँ जी, तो ये कितना निकल के आएगा भाई 12c10। अब 12c10 को सॉल्व करना मुश्किल है, ये मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। 12c10 इज नथिंग बट 12c2। तो फाइनली हम लोग आंसर निकाल सकते थे 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, तो इट कम्स आउट टू बी 66। ठीक है, तो 66 डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगी। यही मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखो भाई, 66 सॉल्यूशंस निकलेंगे। मैंने आपको बता दिया बिना इनको लिस्ट किए, मतलब 0 0 10 0 10 0 1 9 0 है ना, 2 2 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो टोटल कितने निकलेंगी वो मैंने आपको बता दिया 66। यही है ब्यूटी मैथमेटिक्स की। और एक बात ये भी याद रखना, ये चॉकलेट प्रॉब्लम ना हमारी ट्रेडमार्क प्रॉब्लम रहेगी भाई। ट्रेडमार्क प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे मैंने आपको परमुटेशन विद यू कैन से लिमिटेड रिपीटेशन में मैंने आपको बताया था मिसिसिपी प्रॉब्लम, याद है मिसिसिपी प्रॉब्लम। तो मिसिसिपी प्रॉब्लम क्या थी, परमुटेशंस विद लिमिटेड रिपीटेशंस में। तो मैंने आपको बताया था, मैं बार बार परमुटेशन लिमिटेड रिपीटेशन ही बोलूंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा मिसिसिपी प्रॉब्लम से। ऐसे यहाँ पे भी कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन जब भी बात आएगी तो मैं आपको चॉकलेट प्रॉब्लम से याद दिलाऊंगा। मैं बार बार टेक्निकली नहीं बोलूंगा कि कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन है एंड सो ऑन, ऐसे नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि ये तो चॉकलेट प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो मेन बात यही है, बस जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको किसी तरीके से चॉकलेट प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देना। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को चॉकलेट प्रॉब्लम में रिड्यूस कर पा रहे हो तो चुपचाप से बोल देना n-1 प्लस आरसीआर फॉर्मूला लगा के हम सीधा आंसर निकाल देंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम्स, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, आप प्लीज पहले मुझे ये बताओ 12c10 12c2 दोनों बराबर होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर जरा सा भी डाउट है तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, NCR दैट इज सेम एज NCN माइनस R। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज करी है। तो ये सेम क्यों है मैं आपको अभी सिखाता हूँ। देखो भाई, n ऑब्जेक्ट्स में से आपने r ऑब्जेक्ट्स को पिक किया, दैट इज नथिंग बट NCR। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को पिक किया। अच्छा जी, और ये क्या कह रहा है, n ऑब्जेक्ट्स में से n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को आपने एक किस्म से रिजेक्ट किया। समझ रहे हो? देखो सीधी सी बात है भाई, अगर आपने r ऑब्जेक्ट्स को पिक किया है तो पक्की बात है n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को आपने रिजेक्ट भी तो किया है साथ साथ। समझ पा रहे हो? तो एक ही तो बात है, या तो r ऑब्जेक्ट्स पिक कर लो या n माइनस r ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट कर लो। ठीक है, वही बात है, कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ पे तो हम कंडीशन वाली बात करते हैं ना, चाहे सिलेक्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, एक ही बात है किस्म से। समझ आ रहा है? जैसे मैं बोलूं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स आपने रिजेक्ट कर दिए तो उसको क्या बोलोगे, NCR, है ना। और मैं बोलूं कि n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट कर लिए तो NCR, है ना। सिलेक्ट करो रिजेक्ट करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन होनी चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं। तो n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट कर लिए, दैट इज NCR, और n ऑब्जेक्ट्स में से n माइनस r ऑब्जेक्ट्स आपने रिजेक्ट कर दिए, है ना। n में से n माइनस r रिजेक्ट किए या n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने पिक किए, दोनों बातें बराबर हैं, इसलिए दोनों एकदम सेम टू सेम निकल के आते हैं। ठीक है, तो याद रखना 12c10 को सॉल्व करने में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगी। 12 को 10 टाइम्स हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10 फैक्टोरियल से, तो टाइम पास है। बेटर क्या है, आप इसको बोल दो 12c2। तो 12c2 है तो 12 को आपको 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, 12 इंटू 11, और डिवाइड किसे करते थे 2 फैक्टोरियल। ये सब शॉर्टकट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो फाइनली आंसर आएगा 66। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि चॉकलेट प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। अच्छा, बात आएगी फॉर्मूले के प्रूफ की कि हम ऐसा फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं। इसका प्रूफ आपको मैं थोड़ी देर में दूंगा, अभी हम ज्यादा घुसेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम में मैं आपको ये सोल्यूशन दे दूंगा, मतलब इसका प्रूफ आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो ये होगी हमारी चॉकलेट प्रॉब्लम। 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस दौर पे करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम फिट हो जाए, क्योंकि अभी शायद आपको दिक्कत आएगी एन और आर पहचानने में, तो मैं 2-4 क्वेश्चंस करा देता हूं फटाफट से। ठीक है, मैसेज को हटा रहा हूं भाई। ओके, तो क्वेश्चंस देखो भाई। ठीक है, बस आपको क्या करना है, किसी तरीके से उसको चॉकलेट प्रॉब्लम में रिड्यूस करना है बस। ठीक है, अगर आप करने में कामयाब हो गए
तो बस चुपचाप से फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल देंगे। और फॉर्मूला कैसे लगाना होगा, वो इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, तो जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। एक है 1 फीट का, दूसरा है 2 फीट का, तीसरा है 3 फीट का और चौथा है 4 फीट का, ठीक है। और सभी फ्लैग्स मैं बोलता हूं इनफाइनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूं मेरे को 15 फ्लैग्स सिलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज। और साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं ये सारे के सारे फ्लैग्स, मतलब 1 फीट वाले जितने भी फ्लैग्स हैं, 2 फीट वाले, 3 फीट वाले, 4 फीट वाले, ये सभी एक किस्म से आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो 1 फीट वाले सारे आइडेंटिकल हैं, आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 फीट वाले भी आइडेंटिकल है एंड सॉ ऑन, मतलब आइडेंटिकल वर्ड हमें गिवन है। तो बस बड़े आराम से मैं बोल दूंगा ये तो वही चॉकलेट प्रॉब्लम हो गई है ना, तो वही बोल दूंगा कि 4 टाइप के चॉकलेट्स हैं एंड सॉ ऑन। बस अब हम क्या कहेंगे, देखो भाई, लेट अस सपोज x1, ठीक है। x1 रिप्रेजेंट कराएगा कि नंबर ऑफ फ्लैग्स चूजन ऑफ फीट ऑफ हाइट 1 फीट प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 15। आई थिंक आप समझ रहे हो, मैंने शॉर्ट में किया। x1 क्या रिप्रेजेंट कराएगा, नंबर ऑफ 1 फीट फ्लैग चूजन, नंबर ऑफ 2 फीट फ्लैग चूजन, नंबर ऑफ 3 फीट फ्लैग चूजन एंड नंबर ऑफ 4 फीट फ्लैग चूजन। इन सबको ऐड करके हमें टोटल कितना चाहिए, 15। बस मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, n क्या है भाई, सीधे सीधे आपको नजर आ रहा होगा 4 इज अवर n, ठीक है। और ये क्या है भाई, r मतलब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन बनानी है और आंसर निकालना है, एक झटके में आंसर आएगा। हाँ जी, तो बस n माइनस 1 प्लस आर सी आर, तो n क्या है भाई 4, 4 माइनस 1 प्लस r क्या है 15, c 15। हाँ जी, कितना बन के आ गया भाई, 15 4 19 18, c 15। तो इसको क्या बोल दूंगा, 18c3। प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, ठीक है। समझ गए ना, 18c15 सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, 18c3 इज माय फाइनल आंसर। ओके जी, अच्छा और क्वेश्चन देखना है तो दिखाता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा बट स्टिल कोई बात नहीं, एक दो देख लो ताकि थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं मानता हूं कि हमारे पास से 5 टाइप्स के यू कैन से 5 टाइप्स के आइटम्स आपको परचेज करने हैं। चलो आइटम्स देखो पहले, 5 टाइप्स के आइटम्स क्या क्या है हमारे, पेंसिल, पेंसिल है, रबर है, ठीक है, शॉर्पनर है, उसके बाद फिर हमारे पास पेन है, या मार्कर ले लो चलो, ठीक है, मार्कर है और डस्टर है, ठीक है। 5 टाइप के आइटम्स हैं और वही चीज सारे के सारे इनफाइनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑल दीज आर अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटीज एंड सारी की सारी पेंसिल आइडेंटिकल है, सारी की सारी रबर आइडेंटिकल है एंड सो ऑन, ये सब कुछ गिवन है। अब मैं आपको कहता हूं कि मेरे को 20 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, 20 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज, बताओ भाई हाउ मेनी वेज। तो वही बात आएगी, सिलेक्ट मतलब सिलेक्शन प्रॉब्लम, मतलब वही कॉम्बिनेशन, और क्या है अनलिमिटेड रिपीटेशन, क्योंकि सारी इनफाइनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। पहचान होगी मतलब वही चॉकलेट प्रॉब्लम है ये, तो बस उस हिसाब से मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। हाँ जी, तो क्या बोलूंगा भाई, xp प्लस xr प्लस xs प्लस xm प्लस xd दैट मस्ट बी इक्वल टू 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स प्लस नंबर ऑफ रबर्स प्लस नंबर ऑफ शार्पनर्स प्लस नंबर ऑफ मार्कर्स प्लस नंबर ऑफ डस्टर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 20। तो बस अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर दूंगा। तो ये कितने वेरिएबल्स हैं भाई, डिफरेंट 5 वेरिएबल्स हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी भाई 5 और r की वैल्यू क्या होगी भाई 20। बस तो n माइनस 1 प्लस आर सी आर, n क्या है भाई 5 माइनस 1 प्लस 20c20। हाँ जी, तो कितना बन के आएगा ये 24c20। तो इट कम्स आउट टू बी 24c4, ठीक है। प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, मैं टाइम पास नहीं करता यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से आपको और प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, आपको चॉकलेट प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब देखो बस लास्ट में फटाफट से मैं आपको एक दो बात और बताता हूँ। मैसेज को हटा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर मैसेज को हटा रहा हूँ। लो भाई, अब बस लास्ट बात फटाफट से मैं आपको एक बता देता हूँ। देखो, जब आपको मैंने पढ़ाया था कॉम्बिनेशंस विद नो रिपीटेशन, तो वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, एनसीआर, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया है, अनलिमिटेड रिपीटेशन में n माइनस 1 प्लस आरसीआर, ठीक है। अनलिमिटेड में क्या है भाई n माइनस 1 प्लस आरसीआर, और नो रिपीटेशन में फॉर्मूला क्या था भाई एनसीआर। जब नो रिपीटेशन में मैंने आपको एनसीआर बताया था, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n।
क्यों? क्योंकि वो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। मैं बोलूं 4C5, इसका मतलब क्या है? 4 ऑब्जेक्ट्स में से आपने 5 ऑब्जेक्ट्स पिक कर लिए, दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। तो हम इसका आंसर क्या कहते थे? 0। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं बोलना कि दिस इज इम्पॉसिबल। काउंटिंग प्रॉब्लम है अभी, तो काउंटिंग में ही आंसर देना होगा। तो काउंटिंग में आंसर आप क्या कह सकते हो? 0 बोल के भाग जाओ। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए 4C5 की वैल्यू क्या होती है अभी? 0। तो अगर r की वैल्यू बड़ी निकली n से, तो हम वहां सीधा 0 बोल के भाग जाते थे। तो जनरली हम बोलते थे कि ये चीज मत करना, इम्पॉसिबल बात है, ये बकवास है। तो हम जनरली क्या लेते थे? r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, मतलब 4C3 ठीक है, 4C4 तक ठीक है, बट 4C5 गलत है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। यहां पे जरा मेरे को समझाओगे, n-1 प्लस RCR है ना? हाँ, यहाँ पे आप जरा मेरे को समझाओगे कि n और r में क्या रिलेशन होगा अनलिमिटेड रिपीटेशंस में? यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब r कैन बी ग्रेटर देन n, r कैन बी लेस देन n, r कैन बी इक्वल टू n ऑल्सो। चॉकलेट प्रॉब्लम से ही मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 3 टाइप्स के चॉकलेट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स। तो वही x1 प्लस ये रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन प्लस ब्लू। ठीक है, और मैं अब आपको बोल दूं कि मेरे को सिर्फ 2 ही चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं। 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैं और मेरे को सिलेक्ट कितने करने हैं भाई? 2 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं। तो अगर मेरे को 2 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं, तो ये इक्वेशन ना बन गई XR प्लस XG प्लस XB इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? n की वैल्यू क्या है भाई? 3, और r की वैल्यू क्या है भाई? 2। देख पा रहे हो ना, तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो n की वैल्यू क्या है? 3 और r की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो अब ये मत बोलना यहाँ पे तो बहुत कम सॉल्यूशंस निकल के आएंगी, मतलब 1-1-0 या 0-1-1 एंड सो ऑन, ऐसे ये बकवास मत करना। ऐसे नहीं बोलना हमें, क्योंकि 2 की 2 रेड दोनों ले सकते थे हम लोग। 2-0-0 भी बनती है, 0-2-0 भी बनती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी सॉल्यूशन बनती है। तो कितनी बनती है वो फॉर्मूले से निकालना, ऐसे अपने आप से मत बोल देना। हाँ जी, कितनी बनेगी भाई? फटाफट से आंसर निकालेंगे। n-1 प्लस RCR। ठीक है, तो n क्या है भाई? 3, 3-1 प्लस r क्या है? 2, 2CR। तो कितना बन के आएगा भाई? 4C2। 4C2 बनेगी भाई। 4C2 क्या होता है भाई? 4 इंटू 3/2 दैट इज 6। तो टोटल 6 सोल्यूशन बनेगी। आप चेक कर सकते हैं 1-1-0, 0-1-1 एंड सो ऑन, प्लीज आप चेक कर लेना। ठीक है, तो टोटल 6 सोल्यूशन बन के आएंगी। ऐसे मत बोलना 2-4 सोल्यूशन होंगी, काफी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। बट मेन चीज हमें क्या समझ में आई कि r कैन बी लेस देन n ऑल्सो, आर ग्रेटर देन एन, ये तो मैंने आपको अभी दिखाया ही था, है ना? जब हमने कहा था कि 10 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं, तो जब 10 चॉकलेट सिलेक्ट करोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 10। ठीक है, और आर इक्वल टू एन भी हो सकता है, ऑब्वियसली आपको कौन रोक रहा है? यहाँ पे आप 3 ले लो। ठीक है, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी और आर की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो मेन चीज आपको क्या समझ में आएगी? सब कुछ पॉसिबल है भाई n-1 प्लस RCR में। ये मत बोल देना कि r हमेशा बड़ा होना चाहिए या r हमेशा छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन r एंड n, मतलब सिंपली बोलेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है n और r के बीच में, बट यहाँ पे एक रिलेशन है। क्या? इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट चॉकलेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो भी मेरे ख्याल से लगभग आपकी हो ही चुकी है, उसमें तो अब कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि मैंने वही सब आपको यहाँ पे भी सिखाया है। बट स्टिल कोई बात नहीं, आप पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो ये सब कुछ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, non-negative integral solutions to या ऑफ algebraic equation। ठीक है, ऑफ algebraic equation। ठीक है, रादर प्रॉपर बोले तो नंबर ऑफ, है ना, क्योंकि हमेशा नंबर या हाउ मेनी बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते थे कि नंबर ऑफ। ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या होगी? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो देखो ये वैसे मैं अभी आपको पढ़ा भी चुका हूँ। चॉकलेट प्रॉब्लम में भी हमने यही देखा था कि चॉकलेट प्रॉब्लम को घुमा फिरा के हमने यही प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की थी और इसके हमने सोल्यूशन निकाले थे। तो बिल्कुल वही चीज है, मैं फटाफट से कोई बात नहीं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ये और इनकी वैल्यू हम 10 चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगी ना, और हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और हम इसके सॉल्यूशंस चाह रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो यहाँ पे क्या है भाई? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट है ना, क्योंकि ए बी सी कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव आल्सो, पॉजिटिव आल्सो, इवन रियल नंबर्स पॉइंट में भी हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे, बट वही बात है, मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये फिर काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं है। काउंटिंग प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि काउंटिंग प्रॉब्लम क्या कहेगी कि कुछ फाइनाइट नंबर हमारे पास आना चाहिए। काउंटिंग का मतलब क्या? कुछ नंबर आना चाहिए। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे प्रॉपरली कहा गया कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
तो नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या, यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेंगे, और साथ साथ इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे या फिर 0 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते थे 2.5 यहाँ पे फिर 3.5 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम नहीं ले सकते, ए की वैल्यू 2.5 बी की वैल्यू 3.5, क्योंकि ये सब इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाला नंबर लेके आओगे तो फिर वही बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन के आ जाएंगी, समझ पा रहे हो ना। ये 2.5 ले लेना है ना, और ये 3.5 ले लेना, तो 3 6 हो गया, और यहाँ पे 4 ले लेना, या फिर यहाँ पे 2.25, यहाँ पे 3.75, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। तो बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे, मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, ठीक है। और ये पक्की बात है, हमारे पास कितनी निकल के आएंगी, फाइनाइट निकल के आएंगे, ठीक है। क्यों फाइनाइट निकल के आएंगे, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव जा नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी और हमेशा इंटीजर्स ही रहेंगे। तो ए की वैल्यू कहां तक जा सकती है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम यहाँ पे 10 है ना, तो मैक्सिमम आप 10 तक लेके जा सकते थे, तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10 ये मैक्सिमम हो सकता था, है ना, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक जा सकती थी, या फिर एक कम ले लेते, सी की वैल्यू 9 ले लेते, तो यहाँ पे 1 ले सकते थे, ये 0 ले सकते थे, या फिर ये 0 यहाँ पे 1, या ये 1 ये 0, कुछ भी जैसे आपका मन किया। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको फीलिंग आ गई होगी कि ये फाइनाइट ही आएगी, इनफाइनाइट नहीं आएंगी। और एग्जैक्टली कितनी आएंगी वो मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला हमें लगाना है n-1 प्लस आर सी आर, ठीक है। आर क्या होता था, आरएचएस, आरएचएस यहाँ पे क्या है भाई, आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, और एन की वैल्यू क्या है भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं भाई 3, तो वही चीज है ना, तो 3 - 1 प्लस 10c10, तो फाइनली 12c10, तो फाइनली 12c2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 66। देख रहे हो, बिल्कुल वही चॉकलेट प्रॉब्लम टाइप हो गई। चॉकलेट प्रॉब्लम में हमने ये क्या दिया था कि बस ये एक्स ग्रीन प्लस एक्स ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू लिया था ना, आरजीबी है ना, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ रेड चॉकलेट्स, नंबर ऑफ ग्रीन चॉकलेट्स, नंबर ऑफ ब्लू चॉकलेट्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। तो हमने बस इस यू कैन से इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले थे, और कंडीशंस हमने बाय डिफॉल्ट मान ही ली थी कि ये सभी के सभी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, नॉन नेगेटिव वाली बात आ जाएगी। और साथ साथ हमने इंटीजर भी बोला ही था, है ना, इंटीजर नहीं मानोगे तो ऑब्वियस ही बात है, अभी चॉकलेट्स है, रेड चॉकलेट, ग्रीन चॉकलेट, ब्लू चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, तो नंबर कैन नॉट बी 1.5, या 1.5 रेड चॉकलेट ले लोगे और 0.5 ग्रीन चॉकलेट ले लोगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने इंटीजर वाली बात साथ साथ बोल दी थी, है ना। तो आई थिंक ये सब मैंने आपको अभी बताया भी था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फटाफट रिवीजन मैंने आपको बता दिया और कुछ नहीं। तो फाइनली हमारी ये चीज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली इस स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं। तो n-1 प्लस आरसीआर, n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, r क्या होता है, आरएचएस ऑफ द इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छा, अब कई की बार इस पे कंस्ट्रेंट्स लग के आएंगे, कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या कहा था, ए बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर इस टाइप से कंस्ट्रेंट्स आएंगे तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बट कई बार मैं ऐसे दे सकता था कि a की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, c की वैल्यू मस्ट बी से लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसे मैं कंस्ट्रेंट्स कुछ भी बना के दे सकता था। तो यही सारे कंस्ट्रेंट चॉकलेट प्रॉब्लम पे भी लग सकते थे कि रेड चॉकलेट आपको एक तो लेना है, तो मैं ऐसे कंस्ट्रेंट डाल सकता था कि हम कितने वे से रेड ग्रीन और ब्लू चॉकलेट्स, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, सारे इनफाइनाइट चॉकलेट्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें 10 चॉकलेट चूज करने हैं, बट कंडीशन ये है कि रेड चॉकलेट आपको कम से कम एक लेना ही लेना है। ऐसे ही मैं बोल सकता था ग्रीन चॉकलेट आपको कम से कम 2 लेने ही लेने हैं, और ब्लू चॉकलेट्स ज्यादा से ज्यादा आप 3 ले सकते हो। तो ऐसे कुछ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बन के आएंगे, समझ पा रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सो ऑन। तो सारे कंस्ट्रेंट्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, रादर एक नया अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सब बात करूंगा कि हम इनमें किस टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो ये सब चीजें कंस्ट्रेंट्स वाली बातें, या यू कैन से वेरिएशंस ऑफ दिस, है ना, वेरिएशन ऑफ n-1 प्लस आरसीआर का एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएशंस ऑफ चॉकलेट प्रॉब्लम, वेरिएशन ऑफ दिस इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे। तो कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन में कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं, उस कंस्ट्रेंट्स की एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वही होगी, ठीक है। चलो मैं ज्यादा यहाँ नहीं खींचता, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को इसमें और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलो, चॉकलेट प्रॉब्लम बोलो, लग रही थी कि बिल्कुल अलग अलग हैं, बट ये एक जैसे ही बन के आ रही है, और मैंने आपको अच्छे से प्रूफ भी दे दिया हर एक बात का, ठीक है। ओके, तो बस मेन चीज यहाँ पे यही है भाई, एन और आर की पहचान करो, आपका काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज ध्यान रखना है क्या, नॉन नेगेटिव मतलब दे कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साथ साथ इंटीजर,
ठीक है, तब जा करके हम आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हमें इनफाइनाइट बोल के आना होता है, और वो इनफाइनाइट बोलने का मतलब है कि वो काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, दैट्स इट। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको आराम से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास अब आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, उसको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो भाई वो क्या कहती है, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में तो सारा कुछ बता ही दिया था, बट स्टिल फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और मैंने अभी तक आपको प्रूफ नहीं दिया है ना कि n-1 प्लस RCR कैसे आता है, वो प्रूफ मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। बॉल इन द बॉक्स, प्रॉपर बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। मैंने अभी आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्चुअली ना खास बात ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, पहली टाइप की क्या है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालना है। मतलब बॉक्स समझ लो या आदमी समझ लो, जैसे हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं और उनको यू कैन से 4 स्टूडेंट्स में बांटना है या 4 चिल्ड्रंस में बांटना है, तो सारे चिल्ड्रन अलग अलग होंगे, तो ये डिस्टिंक्ट वाली बात आएगी, समझ लो। तो इसको रफली ऐसे बोलेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पार्टीशन प्रॉब्लम। मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होती है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं बट उनको हमें आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है, इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड पार्टीशन और यूपी या यूओपी, अनऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं बट उनको आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है, तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कौन सा आइटम किस बक्से में गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, अनऑर्डर्ड पार्टीशन। इसको ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बॉक्सेस हैं वो सारे अलग अलग हैं, तो नंबर मैटर करेगा किस बॉक्स में क्या डाला है आपने, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर्ड पार्टीशन कह रहे हैं। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास होती है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये हो जाती है हमारी चॉकलेट प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, और ये वही है आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको चॉकलेट प्रॉब्लम भी बोल, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये ट्रेडमार्क सिंबल है हमारे पास भाई, n-1 प्लस RCR जान लगेगा, उसको मैं चॉकलेट प्रॉब्लम बोलूंगा। मतलब कॉम्बिनेशंस विद अनलिमिटेड रिपीटेशन, वही चॉकलेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इसलिए रफली इसको यही कह रहा हूँ, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज नथिंग बट चॉकलेट प्रॉब्लम। मतलब वही n-1 प्लस RCR लगेगा इस पे फॉर्मूला। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या होता है। जैसे सपोज करो हम लोग मानते हैं हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 10 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, एंड 4 बॉक्सेस। ठीक है, चलो 3 लेते हैं, जैसे हम सिंपल चॉकलेट प्रॉब्लम में कर रहे थे ना, वैसे ही करते हैं ताकि आपको चीजें लिंक हो जाए अच्छे से। हाँ जी, 10 आइडेंटिकल बॉल्स एंड 3 बॉक्सेस, हाउ मेनी वेज to distribute these balls to boxes। ठीक है, कितने वेज बनेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी स्टाइल से हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई 3 बॉक्सेस है ना, तो मैं मान लेता हूं लेट x1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बॉक्स, x2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बॉक्स, x3 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन थर्ड बॉक्स। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने गिवन है भाई, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट बॉक्स प्लस नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बॉक्स प्लस नंबर ऑफ बॉल्स इन द थर्ड बॉक्स, इन तीनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाने चाहिए, दैट इज नथिंग बट 10। तो वही बात आ गई, बस नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस बनेंगे इस इक्वेशन की वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो कुछ भी नहीं है, बस अब n और r मैं फटाफट से पहचान लूंगा। देखते हैं यहाँ से n की वैल्यू क्या है भाई, 3। ठीक है, ये देखो ये n एज इट इज उतार लूंगा ना मैं, 3 वेरिएबल्स है ना, तो n की वैल्यू ये हो गई, r की वैल्यू ये हो गई, तो बस n-1 प्लस RCR लगाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, n की वैल्यू क्या है भाई 3, 3-1 प्लस r क्या है भाई 10CR, r क्या है भाई 10। हाँ जी, तो कितना बन के आएगा भाई 12C10, तो इट कम्स आउट टू बी 12C2। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका आंसर कितना आएगा
66। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप की प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको यही बोल देता कि से लेट अस सपोज, इसको पहले नोट डाउन करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। हाँ जी, मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज वी हैव 15 आइडेंटिकल फिशेस, 15 आइडेंटिकल फिशेस and 4 ponds, 4 ponds. How many ways to distribute these fishes to the ponds? ठीक है, to distribute these fishes to ponds. अच्छा, एक बात ये भी समझ लो भाई, वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बोला बट यहां बोल देता हूं, मैंने 4 पॉन्ड्स का है, मैंने ये नहीं कहा कि डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल है, और मैं आपको काफी बार बता चुका हूं पहले ही कि जब भी आपको कुछ नहीं गिवन होगा कॉम्बिनेटोरियस के क्वेश्चन में हमें डिस्टिंक्ट मान के चलना होता है, तो यहाँ पे पॉन्ड्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, और यहाँ पे फिशेस इन्होंने आइडेंटिकल बोल ही दी, तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ये वही बात आएगी भाई, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिकल से डिस्टिंक्ट जा रहे हैं तो वही चॉकलेट प्रॉब्लम, वही n-1 + RCR लगा के हमारा आंसर निकलेगा। चलो बस अब फटाफट बता दो भाई, 4 पॉइंट्स थे तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, x1 + x2 + x3 + x4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 15। ठीक है, तो बस n की वैल्यू क्या होगी भाई, n की वैल्यू हो गई 4 और r की वैल्यू क्या होगी भाई 15, तो बस सॉल्व कर दो। हाँ जी, तो क्या डाल देंगे हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15 C 15, तो 18 आ गया ना ये, हाँ जी 18 C 15 और इट कम्स आउट टू बी 18 C3। तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करता। ठीक है, आप अपने आप से आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आएगा चेक कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, वही बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है भाई, 15 आइडेंटिकल फिशेस 4 पॉन्ड्स एंड सो ऑन, कुछ भी कर लो, मतलब आइडेंटिकल चीजों को अगर आपको डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में प्लेस करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने वेज बनेंगे, ये बिल्कुल वही बन के आएगा, दैट इज चॉकलेट प्रॉब्लम ओनली, तो n-1 + RCR। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा, मेरे को इसको इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अच्छा जी, अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, दैट इज प्रूफ। मैंने अभी तक आपको प्रूफ नहीं दिया n-1 + RCR, तो मैं इसका प्रूफ देने की कोशिश करता हूं कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है वो अब हम देखेंगे। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से समझना, आपको लगेगा कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बकवास बात है, बट एक्चुअली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको उसका प्रूफ समझ में आ गया ना तो समझ लेना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी प्रॉब्लम को किसी दूसरी प्रॉब्लम में हम चेंज करके सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ, चॉकलेट प्रॉब्लम देखी, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखी, और ये आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम देखी, तो दिखने में कितनी अलग अलग थी बट सारी निकली तो एक जैसी ना, तो एक आपको फील आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, मैं जितना मर्जी बोलूं ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको प्रूफ दूंगा तो आपको खुद से देखना कितनी अच्छी सेटिस्फेक्शन और कितना अच्छा लगेगा आपको समझने में। देखो भाई प्रूफ देखो क्या है, सपोज करो मैं यही आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम से ही मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो आइडेंटिकल बॉल्स थी ना, तो हम मान लेते हैं कि जीरोस हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स थी, 10 आइडेंटिकल बॉल्स, तो मैं उसको 10 जीरो से रिप्रेजेंट करा देता हूँ, क्योंकि सारी आइडेंटिकल है और जीरोस आप समझ पा रहे हो नंबर है तो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे, तो हमने 10 जीरो से रिप्रेजेंट करा लिया। लेट अस सपोज ये होगी 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 जीरोस हो गई, सारी एक जैसी हैं। तो ठीक है, तो नजर ही आ रहा होगा सारी जीरो से एक जैसी हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, दिखने में आपको लग रहा होगा कोई छोटी बड़ी है बट सारी एक जैसी है। ठीक है, चलो ठीक है, जॉक्स अपार्ट, सीधा आप सीरियस होकर सुनना प्लीज, फुल कंसंट्रेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। अच्छा जी, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे को इनको बक्से में डालना है, बॉक्सेस में डालना है, तो मैं क्या मान लेता हूँ वंस। ठीक है, तो मैंने एक वन यहाँ डाल दिया, एक वन यहाँ डाल दिया, और लेट अस सपोज एक वन मैंने यहाँ डाल दिया, जान के मैंने बड़ा दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए ये क्या है, वंस है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो अब देखो मैंने 3 वन अगर बीच में डाल दिए बॉल्स के, तो आप देख रहे हो 4 बक्से तैयार हो गए, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई, क्या पहले बक्से में 3 बॉल्स हैं, दूसरे बक्से में 3 बॉल्स हैं, तीसरे बक्से में 2 बॉल्स हैं, चौथे बक्से में 2 बॉल्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही मैं इन वंस को ऐसे भी डाल सकता था। ठीक है, इन वंस को मैं ऐसे भी डाल सकता था, इधर से इधर और इधर। इसका मतलब क्या होता है भाई, बॉक्स 1 में 2 बॉल्स हैं, समझ रहे हो ना, दिस इज बॉक्स 1, मतलब 3 वन, मेन बात है कि 3 वन लगाने से 4 बक्से रेडी हो रहे हैं। दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, बॉक्स 2 में 4 बॉल्स हैं, बॉक्स 3 में 3 बॉल्स हैं, और बॉक्स 4 में 1 बॉल है। ठीक है, अच्छा जी, और
ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव का था तो जीरो भी हो सकती थी, तो ऐसा भी पॉसिबल था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैसेज को हटा रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना प्लीज। हाँ जी, तो रादर इसमें नोट डाउन करने की क्या बात है, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी वन घुसा देना बस, और करना ही क्या है। अच्छा, ऐसे भी मैं कर सकता था, ये देखो तीनों के तीनों वन मैंने यहाँ डाल दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, बॉक्स नंबर 1 में जीरो बॉल, बॉक्स नंबर 2 में जीरो बॉल, बॉक्स नंबर 3 में जीरो बॉल, बट बॉक्स नंबर 4 में 10 बॉल्स। तो ये सोल्यूशन निकल के 0 0 0 10। समझ रहे हो? ऐसे ही जैसे ये देखो, मैं पहला यहाँ 1 रख लेता, एक 1 यहाँ रख लेता, रादर ये दोनों यहाँ रख लेता, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होता, पहले बक्से में एक भी बॉल नहीं है, दूसरे बक्से में 3 बॉल है, तीसरे बक्से में एक भी बॉल नहीं है, और चौथे बक्से में 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल्स हैं। समझ रहे हो? तो अब आई थिंक मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितनी अच्छी बात और कितनी ब्यूटीफुल बात मैं बोलूंगा। तो ये बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम को एक किस्म से मैंने किस में रिड्यूस कर दिया है, बाइनरी नंबर वाली प्रॉब्लम में। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 10 आइडेंटिकल बॉल्स मतलब 10 जीरोस, और 4 बॉक्सेस को मैं किससे रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, 3 वन से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, क्योंकि 3 वन लगाने से 4 बक्से तैयार हो रहे थे मेरे पास। तो बस अब आप ऐसे बोलो कि आपको क्या करना है, आप तो कुछ बचा ही नहीं है, 13 बिट बाइनरी नंबर्स आप मुझे बना के दिखाओ, 13 बिट बाइनरी नंबर बना के दिखाओ। और खास बात क्या है कि मेरे पास 10 जीरोस हैं और 3 वंस हैं, इनसे 13 बिट के बाइनरी नंबर कितने बनेंगे, बस वही मेरा आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना? 13 बिट के बाइनरी नंबर हमें बताने हैं, क्योंकि इन 3 वंस को मैं कहीं पे भी जहां मेरा मन कर रहा था मैं वहां प्लेस कर पा रहा था। तो बस एक किस्म से हमें 13 बिट्स के बाइनरी नंबर ही तो बनाने हैं, और 10 जीरोस है और 3 वंस है। तो आपको अगर याद आ रहा हो, ये क्या है भाई, परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन। और परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन का फार्मूला क्या होता था भाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे चुपचाप से फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। हाँ भाई, क्या निकलेगा भाई, टोटल 13 बिट्स के बाइनरी नंबर बनाने हैं ना, तो 13 फैक्टोरियल, क्योंकि 13 अलग अलग, अब अगर हम सारे वन और सारे जीरोस अलग अलग मान लेते तो 13 फैक्टोरियल आंसर आता। अच्छा जी, अब बट डिवाइड किसे करेंगे, क्योंकि 10 जीरोस आइडेंटिकल थी तो डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, और 3 वंस आइडेंटिकल थे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो इट कम्स आउट टू बी, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो खास बात देख रहे हो क्या है, सबसे खास बात यहाँ पे ये निकल के आई कि कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम थी, मैंने उसको एक किस्म से परमुटेशन वाली प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया और आंसर परमुटेशन से निकाल के दिखा दिया। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, यही सब इंटरलिंकिंग है, ये सब जो चीजें मिंगल अप हो रखी हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके समझ में आ गई ना, तो समझ लेना आपका माइंड इतना ज्यादा वाइड ओपन हो जाएगा, उसके बाद जब आप एमटेक करने जाएंगे आईआईटीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब चीजें तो मुझे आती हैं, और आप कहीं पे भी किसी भी आर्बिट्ररी प्रॉब्लम में इस टाइप से कंसेप्ट घुसा के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा, बिलीव में। ठीक है, जब आप आईआईटीज में जाएंगे ना एमटेक करने, आपको समझ में आएगा कि हमने कितना कुछ अच्छे से पढ़ा था गेट में, और ये हमें बहुत फायदा मिल रहा है आगे चल के। ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से समझ लो, प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में हमें ऐसे घुमा फिरा के काम करना आना चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम्स में बहुत यूज होगा इन सब चीजों का जब आप आगे एमटेक में करेंगे। चलो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, तो एक किस्म से तो आपको लगेगा कि ये तो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, तो सर कॉम्बिनेशन से समझाओ, ये क्या आपने करके दिखा दिया। तो देखो मैं कॉम्बिनेशन से दिखा देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, टोटल ऐसे बोलूंगे 13 प्लेसेस है मेरे पास। ठीक है, 13 प्लेसेस में से आप 3 प्लेसेस चूज करो जहां पे 1 डालने हैं आपको, ऐसे भी तो बोल सकते थे। तो फाइनल आंसर क्या था भाई, 13C3। समझ रहे हो? 13 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेसेस पिक कर लो जहां पे आपको 1 डालने हैं, या 13 प्लेसेस में से कोई भी 10 प्लेसेस चूज कर लो जहां पे आपको 0 डालनी है। तो ये कितना आएगा, 13C10। और आप ये देखो, ये भी तो वही चीज है, तो सिर्फ हमने ऐसे खोल के लिख दिया। एनसीआर क्या होता है भाई, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, या वही चीज तो है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखो 13C3 को खोलना, 13C3 को खोलोगे तो ये तो बन के आएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 3 मतलब 10 फैक्टोरियल। 13C10 को खोलोगे तो ये तो बन के आएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r 13 माइनस 10 दैट इज नथिंग 3 फैक्टोरियल। तो ये तो सब बन के आ रहा है, एक ही तो बात है सारी। समझ रहे हो? तो प्रूफ देखा कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल प्रूफ हमने यहाँ पे आपको दिया है। तो प्लीज इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, बिलीव मी। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास फाइनली प्रूफ कि हम ऐसे कैसे कहते हैं कि n माइनस वन प्लस आर सी आर। अच्छा, और थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ कि n क्या है, r क्या है, तो वहां से थोड़ा और आपको समझ आ जाएगा। देख लो भाई, 10 आइडेंटिकल बॉल्स थी ना, तो ये एक किस्म से हमारे को r बता रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, और जो 4 बॉक्सेस थे तो हमने 3 वंस डाले थे, तो एक किस्म से हम क्या कहेंगे भाई, हमने
बॉक्सेस 4 थे तो हमें n लेना चाहिए था, तो हम फाइनली क्या कह रहे हैं कि हमसे n-1 हमने वंस ले लिए। तो अब यहीं से चेक करो, देखो भाई, तो 10+3 हमने बोला था ना, तो 10+3 मतलब 13C3 या 13C10 हमने आंसर किया था, तो यहां से देख लो आप। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोलूंगा भाई, n-1, n-1 मतलब जो 4 बॉक्सेस थे, तो हमने उसको n-1 क्यों लिए, क्योंकि n बॉक्सेस होते तो हमने यू कैन से n-1 वंस लेके आने थे, है ना। तो क्योंकि मैंने बोला ना 13 बिट्स के बाइनरी बनाने थे, 13 बिट्स के बाइनरी बनाने का मतलब क्या है, 13 बिट्स का मतलब क्या है, 10+3, और वो 10 क्या है, 10 है हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स या जीरोस, और 3 क्या है, n-1 बॉक्सेस, तो इसलिए हम प्रॉपर्ली लिख पा रहे हैं। तो r क्या है यहाँ पे, r है एक किस्म से ये 10, ठीक है, और n-1 है हमारे पास बॉक्सेस, समझ पा रहे होगे ना, 10 आइडेंटिकल बॉक्स मतलब वही RHS ऑफ द इक्वेशन दैट इज r। जितना बोलूंगा उतना कंफ्यूज हो गया आपको, आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, बस मेन चीज आप फील आना चाहिए आपको समझ में। हाँ जी, तो n-1 प्लस आर, 13 बिट बाइनरी लिया ना, तो 13 में से आपको 3 बिट पिक करनी थी या 3 जगह पिक करनी थी, तो n-1 प्लस आर सी n-1, ठीक है, समझ में आ रहा है, n-1 प्लस आर सी n-1, ये होगा 13C3 टाइप, और ये कैसा बन गया भाई, n-1 प्लस आर सी 10 क्या है भाई, r था ना, तो n-1 प्लस आर सी r। देख पा रहे हो, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बड़े आराम से निकाल के दिखा दिया, और आपको पता है दोनों बराबर होते हैं, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए, ये पता है ना, NCR क्या होता है भाई, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, NC n-r के बराबर होता है, तो आप चेक कर सकते हैं, n-1 प्लस आर माइनस n-1 करेंगे तो वही r निकल के आएगा, या n-1 प्लस आर माइनस आर करके देखेंगे तो यही बन के आएगा, प्लीज चेक कर लेना, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करता, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है, n-1 प्लस आर सी आर लाने के चक्कर में हमने एक किस्म से बाइनरी बिट्स वाली प्रॉब्लम बना के दिखा दी आपको, ठीक है। हाँ जी, तो 13 बिट्स थी, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं, देखो 10 आइडेंटिकल बॉल्स थी तो हमने उसको 10 0 से रिप्रेजेंट करवाया है, 4 बॉक्सेस थे तो हमने उसको 3 1 से रिप्रेजेंट करवाया, मतलब n-1 1 से रिप्रेजेंट करवाया है। तो अब मैंने कहा था आपको 13 बिट बाइनरी नंबर्स बताओ, 13 बिट बाइनरी नंबर बताने का मतलब क्या था, आपने 13 क्यों लिया है, क्योंकि 10 जीरोस और 3 वंस, और 10 जीरोस क्या है एग्जैक्टली, आर ही तो है, और यहाँ पे जो 3 वंस थे वो एग्जैक्टली क्या है, एक किस्म से n-1 की वैल्यू है ना, वो बॉक्सेस n थे, तो n-1 हमारे पास वंस हो गए, तो ये एक किस्म से n-1 को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो 13 का मतलब क्या होगा, 10+3, 10+3 का मतलब क्या होगा, r प्लस n-1 या n-1 प्लस r, जो मर्जी बोल दो, तो n-1 प्लस r, उसमें से कितने चूज करी आपने, 3 प्लेसेस चूज करी थी, ताकि 13 में से 3 प्लेसेस चूज करके हम वहां पे 1 डाल सके, तो 13 में से 3 मतलब क्या हुआ, 13 में से ये 3 क्या है भाई, n-1, तो 13 में से आप n-1 मतलब वही बात आएगी, n-1 प्लस r में से n-1 प्लेसेस को आपने चूज कर लिया, या फिर n-1 प्लस r में से r प्लेसेस को चूज कर लिया, मतलब ये वही चीज होगी 13C10 वाली बात। आई थिंक समझ गए होगे, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली आपके दिमाग में फिट हो गया होगा प्रूफ कैसे मैंने निकाल के दिखाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट है। अगेन वही बात आएगी, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने फिश वाला एग्जांपल दिया था कि हर एक पॉन्ड में कम से कम एक फिश होनी चाहिए, या नो पॉन्ड मस्ट बी एम्प्टी, तो वहां पे वो यू कैन से आप समझ पा रहे हो ना, तो जैसे हमने बोला था कि पॉन्ड 1 प्लस पॉन्ड 2 प्लस पॉन्ड 3 प्लस पॉन्ड 4 is equal to 15, मतलब number of fishes in pond 1 plus number of fishes in pond 2 plus number of fishes in pond 3 plus number of fishes in pond 4, that must be equal to 15। तो अब मैं कहूंगा कि हर एक पॉन्ड में कम से कम एक फिश होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंस्टेंट लग गया कि x1 x2 x3 x4 must be greater than or equal to 1। फिलहाल जो मैं अभी सॉल्व करके कहता था नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, वहां पे x1 x2 x3 x4 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, अगर कंस्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो वो मैंने आपको बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगा, मैं यहाँ कवर अप नहीं कराऊंगा, तो कंस्टेंट्स वाली बातें हम लोग बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सिंपली कोई कंस्टेंट नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि पॉन्ड कैन बी एम्प्टी ऑल्सो, तो उस केस में फिर हम सीधा n-1 प्लस RCR से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कंप्लीट है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप प्लीज इस सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब इस चीज को हटा रहा हूँ, ओके जी। तो ये होगी हमारी आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब हमारे पास आउटकम ऑफ आइडेंटिकल डाइस और कॉइन, ठीक है, ओके। तो फोर्थ प्रॉब्लम है आउटकम ऑफ आइडेंटिकल कॉइन्स और डाइस, ठीक है, कुछ मर्जी बोल दो,
हाँ जी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात तो ये समझो इसका मीनिंग क्या है। इस प्रॉब्लम का मीनिंग है कि हमें आउटकम चाहिए। जैसे सपोज करो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दूं, वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, बट स्टिल मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि हमने 10 कॉइन टॉस किए, 10 कॉइन टॉस किए, हाउ मेनी आउटकम्स, हाउ मेनी आउटकम्स। बहुत सिंपल है, आप सिंपली क्या बोलेंगे भाई 2 पावर 10, क्योंकि हर एक कॉइन पे दो दो पॉसिबिलिटी है ना। ऑर्डर मैटर कर रहा है क्योंकि पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। मैंने सिंपली कॉइन बोला तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, डिस्टिंक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं, और ये सब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, 2 पावर 10 कैसे आता है, वो सब परमुटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात है ये, तो n पावर r से हम इसको सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, छोड़ो बाकी चीजें बार बार मैं नहीं बोलूंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। और वीडियो मेरे जनरली लंबे होते ही इसी चक्कर में, क्योंकि मैं आगे पीछे सब कुछ मिक्स करके सब रिपीट कर करके पढ़ाता हूं इसलिए। चलो ठीक है जी, तो अब मैं यहां बोल देता हूं कि 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराता हूं। देखो जी, मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल कॉइन्स। तो ऐसे समझ लो कि 10 सिक्के थे और मैं मानता हूं कि वो जमीन पे गिर गए, जमीन पे गिर गए, तो अब इकट्ठे गिर गए 10 के 10, और मैं अब आपको कहता हूं कि मेरे को बताओ कितने हेड है, कितने टेल है, एंड सो ऑन, मतलब हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स हमें चाहिए। तो अब मेरा यहां पे ये मतलब नहीं है, जैसे सपोज कर मैंने दो ही सिक्के उछाले होते, दो आइडेंटिकल कॉइन्स मैंने उछाले होते, तो पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, ये दोनों बातें सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है, सारे एक जैसे कॉइन है, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये पहला ये दूसरा, सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए यही चीज हमें यहां ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और जब आइडेंटिकल नहीं था तो ऑर्डर मैटर कर रहा था, इसलिए वो परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन से सॉल्व हुआ था, दैट इज n पावर r, तो 2 पावर 10 हमने आंसर कर दिया था। यहाँ पे 2 पावर 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 पावर 10 से बहुत कम आएगा। मेरा मेन एम यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी आउटकम्स का मतलब क्या होगा, कितने हेड और कितने टेल है, बस ऐसे बोलूंगा कि 0 हेड ऑल द टेल्स, या ऑल टेल्स 0 हेड, या 4 हेड 6 टेल, 6 हेड 4 टेल, एंड सो ऑन, मतलब नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स पे मेरी कंसंट्रेशन है। बस इतना बोलने से आपके दिमाग में अपने आप घंटी बज जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी अब हो जानी चाहिए। हाँ भाई, अब मैं क्या चाहता हूं, लेट एक्स एच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स प्लस एक्स टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल्स, और ये हेड और टेल दोनों चीजें मिला के क्या होने चाहिए भाई, 10। एक्स हेड की वैल्यू 0 पॉसिबल है, एक्स टेल की वैल्यू भी 0 पॉसिबल है, और वही बात आ गई ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, जीरो वाली बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि हमारे को जीरो इंक्लूड करना होता है, हमारी प्रॉब्लम है ना नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, वही चॉकलेट प्रॉब्लम टाइप है ना, तभी बनेगी। लेकिन अगर मैं कहता कि कम से कम एक हेड है और कम से कम एक टेल है, तो फिर वही बात है, कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि 0 हेड है 10 टेल है, दिस इज पॉसिबल, 10 हेड है 0 टेल है, दिस इज पॉसिबल, 1 हेड है 9 टेल है, एंड सो ऑन, सब कुछ पॉसिबल है। तब कितने सॉल्यूशंस बनेंगी वो मैं अब आपको बता देता हूं फटाफट, बहुत सिंपल है। अब तो आपके पास आंसर आ ही गया भाई, n-1 प्लस r से हम सॉल्व कर देंगे, है ना, क्योंकि वही है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें बतानी है। वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए। ऐसे बोल सकते हो 1.5 हेड या 2.5 टेल, नहीं बोल सकते। -5 हेड -4 टेल नहीं बोल सकते। तो आप समझ पा रहे होगे, इंटीग्रल वाली बात आएगी, पॉइंट वाले नंबर हम ले नहीं सकते, और नॉन नेगेटिव वाली बात भी समझ में आएगी, -5 हेड तो कभी हो नहीं सकते, है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 पॉसिबल है, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर 0 पॉसिबल ना होती तो फिर मैं ये फॉर्मूला ना लगा सकता। ठीक है, वर्ड याद रखना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। चलो ठीक है जी, बार बार मैंने रिपीट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, n की वैल्यू है हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना हमारे पास, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, और r की वैल्यू क्या होगी, r क्या है RHS मतलब 10। बस सॉल्व कर दो, अब क्या बचा हमारे पास, 2 - 1 प्लस 10c 10, तो ये क्या आ गया भाई 11c 10, है ना। तो इट कम्स आउट टू बी 11c1, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट 11 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 11 सॉल्यूशन से निकलेंगे। देखो सीधी सी बात है, 0 और 10, फिर 1 9, देन 2 8 एंड सो ऑन अप टू 10, और यहाँ पे 0, तो 0 से लेकर हम 10 तक गए हैं, सारे अलग अलग सॉल्यूशन निकल गए हैं, तो टोटल 11 सॉल्यूशन तो हैं। तो यहाँ से एक किस्म से आपको प्रूफ भी मिल गया। आगे बात समझ में क्या कह रहा हूँ, 0 10, अच्छा मैं प्रॉपर लिखता हूँ, ये देखो 0 10 1 9 2 8 3 7 डॉट 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 अप टू 10 0। तो ये देखो 0 से लेकर 10 तक की गिनती कितनी होती है भाई 11, तो 11 सॉल्यूशन ही तो निकलेंगे, है ना, कितना सिंपल। तो आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, तो होगी कॉइन वाली बात, अब डाइस वाली बात मैं बताता हूँ, हटा रहा हूं मैं इसको। याद आ रहा है ना वीडियो नंबर 67, परम्यूटेशन विद लिमिट
प्रॉब्लम्स ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन पार्ट 2 जो वीडियो था, वीडियो नंबर 67, वहां पे मैंने बताया था कि आइडेंटिकल वाली बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख लो मैंने आपको आइडेंटिकल वाली सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। वहां पे मैंने सिंपली बताया था ना कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, हमने 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, तो 2 पावर 10, बट वहां पे मैंने बताया था आइडेंटिकल वाली बातें हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो डाइस वाली बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने से 4 डाइस टॉस किए हमने, ठीक है, 4 डाइस आर टॉस्ड, 4 के लिए तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 डाइस आपने टॉस किए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। हाँ भाई, बड़ा सिंपल है भाई, आइडेंटिकल नहीं बोला ना तो चुपचाप से बोल देना भाई 10 अलग अलग डाइस है, कैसे आउटकम्स आ सकते हैं, तो हर एक डाइस पे कितनी कितनी पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी है ना, तो सीधा आंसर क्या बोलोगे, 6 पावर 10, ठीक है। बॉक्स वाली मेथड से आप समझ पा रहे होगे, बार बार मैं करा चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करता। अब मैं आपको बोलता हूं 10 आइडेंटिकल डाइस, 10 आइडेंटिकल डाइस आर टॉस्ड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम। तो अब वही बात आएगी बार बार, देखो भाई पहले पे 1 आया दूसरे पे 6 आया, या पहले पे 6 आया दूसरे पे 1 आया, ये दोनों बराबर हैं, अब कोई फर्क नहीं क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। तो बस अब हमें वही चीज आएगी। अब अगर आपने देखो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ना आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, अगर आप इक्वेशन लिख गए तो एन और आर की वैल्यू आपकी पहचान में आ जाएगी और एक झटके में आंसर, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ भाई इक्वेशन कैसे लिखोगे, मैं ऐसे बोलूंगा x1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वंस, ठीक है, कितने वंस आए, आपने 10 कॉइन टॉस किए हैं, सॉरी 10 डाइस उछाले हैं, तो कितने नंबर ऑफ वंस आए हैं, वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6, इट कम्स आउट टू बी 10, ठीक है। तो कितने वंस, नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 6, इन सबको ऐड कर दो तो टोटल हमारे पास 10 आना चाहिए ना। तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 11 वन आ गए, 11 वन कहां से आ गए भाई, ज्यादा से ज्यादा 10 वन आ सकते थे। ऐसे ही 12 2 आ गए, ऐसे नहीं आ सकते, 10 ही 2 आ सकते थे ज्यादा से ज्यादा, क्यों, क्योंकि हमने 10 ही सिक्के 10 ही डाइस टॉस किए हैं, तो 2 कितने आ सकते हैं, या तो 0 और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10 तक, ठीक है। ऐसे ही 3 कितने आ सकते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10 तक, एंड सो ऑन। तो इसके बहुत सॉल्यूशन निकलेंगे, समझ पा रहे, देखो 0 0 0 0 0 10, 10 के 10 पे 6 आ गए, या 10 के 10 पे 1 आ गए, ठीक है, या नंबर ऑफ वंस आए 2, नंबर ऑफ 2 आए हैं 4, 4 2 6 हो गए, यहाँ पे 2 आ गए, 4 2 6 2 8, 1 1 और ये 0, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, समझ पा रहे हो ना। नंबर ऑफ वंस 2 आए हैं, कहां पे आए मेरे को मतलब नहीं है, नंबर ऑफ 2 4 आए हैं, कहां पे 2 आए हैं, 4 किन किन प्रॉपर डाइस पे 2 आया है, मतलब किन 4 डाइस पे 2 आया है वो मुझे नहीं मतलब, बस 4 पे आया, मेरे को गिनती करनी थी। ऐसे ही कितनों पे 2 आया, मतलब सॉरी 2 डाइस पे 3 आए हैं, वो मेरे को मतलब नहीं किन पे आया एग्जैक्टली, बस मैं मेरे ख्याल बार बार बोल चुका हूं काफी बारी, मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्रॉपरली प्लीज इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना। x1 क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, नंबर ऑफ वंस इन द डाइस, ठीक है, कितने वंस आए जब हमने 10 के 10 सिक्के 10 के 10 डाइस उछाले थे, तो कितने वंस आए, दिस इज x1 एंड सो ऑन। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि अगली प्रॉब्लम में आपको यही सब इक्वेशन लिखने में टेंशन पैदा होगी, इसलिए। चलो ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, बस अब आपका काम कुछ बचता ही नहीं है। n की वैल्यू क्या है भाई 6 और r की वैल्यू क्या है भाई, RHS ऑफ इक्वेशन मतलब 10, 6 क्यों है, क्योंकि 6 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो n माइनस 1 प्लस r से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। n की वैल्यू क्या है 6, माइनस 1 प्लस r की वैल्यू क्या है भाई 10, c 10, बस सॉल्व करो आंसर निकालो। हाँ जी, कितना बन गया भाई ये 15 c 10, या बोल सकते थे 15 c 5, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। प्लीज कैलकुलेशन देख लेना, अगर कोई मिस्टेक है तो सॉरी फॉर दैट, आप चेक कर लेना अपने आप, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आउटकम ऑफ आइडेंटिकल कॉइन और डाइस हम कैसे करेंगे। अब हमारी बचती है लास्ट प्रॉब्लम, मैं लास्ट प्रॉब्लम पे आता हूं, मैं साइड में हो गया हूं, प्लीज अपना पॉज करके वीडियो आप इसको नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है। चलो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है भाई, डाइस सम या डिजिट सम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटकम से मतलब था कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, ठीक है। और अब जो नई प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं, डाइस सम या डिजिट सम, डाइस सम और डिजिट सम, यहां पे मेरा कंसंट्रेशन नंबर्स पे रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूं, क्वेश्चन में आपको देता हूं से 3 आइडेंटिकल, तो समझ लेना बस वो आइडेंटिकल वाली बात आ गई तो चॉकलेट प्रॉब्लम लग सकती है। हाँ जी, तो वही है ना, बार बार चॉकलेट प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चलती रहती है क्योंकि ट्रेडमार्क है मेरे लिए। तो 3 आइडेंटिकल यू कैन से डाइस, 3 आइडेंटिकल डाइस आर थ्रोन,
हाउ मैनी combinations will give sum is equal to 12। ठीक है, मतलब इन जो भी आपने डाइस उछाले हैं उन पे जो भी नंबर्स आए हैं उन नंबर्स का सम मेरे को 12 चाहिए। ऐसे कैसे हम कितने वे से पॉसिबल कर सकते हैं 12 लाने के लिए, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, तो अब इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये देखो, पहले डाइस का आउटपुट दैट इज x1, दूसरे डाइस का आउटपुट दैट इज x2, तीसरे डाइस का आउटपुट दैट इज x3। समझ आ रहा है? x1 इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट डाइस, तो x1 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 1 to 6, और 2x2 मतलब आउटपुट ऑफ द सेकेंड डाइस, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 1 to 6। अगेन इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक हो सकती है 1 to 6, एंड इन सब का सम हमें 12 चाहिए। अब बस वही बात आएगी, अब मेरे को इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। बताओ भाई, लगा दूं n-1 प्लस RCR? ये आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर आपने हाँ भर दी तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बड़ी मुसीबत है अभी आपके दिमाग में, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। यहाँ पे n-1 प्लस RCR नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि x1 की वैल्यू पे कंस्टेंट है मिनिमम 1। मैंने क्या कहा था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव में 0 आता है, यहाँ पे तो 1 से शुरुआत हो रही है, गलत। और दूसरी बात, ये जो 6 है ना, ये एक अपर कंस्ट्रेंट है। ये 6 कहां तक जाए? मैं तो 12 तक भी तो लेके आता था जब मैं सोल्यूशन निकालता था, बोलता था ना 12 0 0 ऐसे बोलते थे ना, याद आ रहा है? जैसे हम बोलते थे जितने भी हमने भी प्रॉब्लम्स देखी हैं वहां पे हमने इनको 0 लेके इनको मैक्सिमम वैल्यू ली थी ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे भी कंस्टेंट है 6, मैक्सिमम वैल्यू 12 तक नहीं जाना। प्लीज इस बात को खूब अच्छे से समझ लो और बहुत ध्यान से कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे n-1 प्लस RCR नहीं लगेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या है, देखो अपर लोअर कंस्ट्रेंट भी लगा हुआ है और अपर कंस्ट्रेंट भी लगा हुआ है। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, रादर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ी देर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जहां पे मैं कंस्ट्रेंट्स आपको लगाना सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली, उसमें हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 या x1, ये देखो मैंने बोला था ना x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू 10 है। तो नॉन नेगेटिव में क्या आता था, ये 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू ले सकता था, तो वहां पे हम बोलते थे कि कोई कंस्टेंट है ही नहीं, आप कैसे मर्जी चला लो इनको। बट यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि 1 मिनिमम वैल्यू 1 लेगा और मैक्सिमम वैल्यू 6 लेगा, तो ये लोअर कंस्टेंट है और ये अपर कंस्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स हम लगा रहे हैं। कंस्टेंट्स मैंने आपको बताया था वेरिएशंस है, तो वेरिएशंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी मैं इसमें ज्यादा इतना नहीं घुसता। बट मेन चीज आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, बट आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है? मेन बेसिक प्रॉब्लम आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात आएगी, जैसे हम कह सकते थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ठीक है? अच्छा ये समझ गए आप लोग मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक बात मेरे और दिमाग में आ रही है। देखो 12 सम था ना, तो यहाँ पे मैं फंस गया था, लोअर कंस्टेंट भी था और अपर कंस्टेंट भी था। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, तो आप क्या बोलोगे? अब मैं यहाँ कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 to 6 1 to 6 1 to 6 कोई भी वैल्यू लेके आ सकते हो, और पक्की बात है 6 तक तो मैं यहाँ पे x1 को लेके जा ही नहीं सकता ना। मेरी छूट है कि 6 आ सकता है, बट मैं 6 तक लेके जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम 5 चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि एक किस्म से x1 की मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ लोअर कंस्टेंट है, अपर कंस्टेंट नहीं है। डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। और रादर ये ना थोड़ा सा सिंपल है, चाहो तो मैं 1 मिनट में आपको करा भी देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने बताना ही है, बट स्टिल थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। 5 वाली करा देता हूँ, 12 वाली तो मैं नहीं करा सकता अभी, क्योंकि उसमें अपर कंस्टेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। ये चीज मैं करा देता हूँ। देखो भाई, x1 की वैल्यू, बस यहाँ पे आप एक कंस्टेंट आपका रह गया है कि x1 x2 x3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ना, मेरा काम वही खत्म था, मैं n-1 प्लस RCR लगा के 1 मिनट में भाग जाता। अब इनकी वैल्यू मैंने क्या कह दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब सब की वैल्यू कम से कम 1 होनी ही चाहिए। दैट मीन्स देखो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे बोलता हूं, एक 1 यहां दे दो, एक 1 यहां दे दो, एक 1 यहां दे दो, पहले ही दे दो ना, तो 3 खर्च हो गए ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 चले गए तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो बस अब x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, और x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब लगा दो n-1 प्लस RCR। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है,
नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप छोड़ दो इसको, अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ दो। बेसिक रूल आपको समझ में आ गया होगा। लोअर कंस्ट्रेंट को हमें कैसे हैंडल करना है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने 1 कहा था, तो एक 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 यहाँ दे दो, बस एक 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 यहाँ दे दो, तो 5 है, तो 5 की बजाय यहाँ पे क्या बचेगा 2, बस वही बात हमारी खत्म हो जाएगी। x1 + x2 + x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे वही कंस्ट्रेंट लगे सारे के सारे। अब यहाँ पे हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालनी है हमें इस इक्वेशन की, ठीक है। और ये बार बार बोल रहा हूं मैं, 6 तक जा सकते थे, बट 6 तक हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ मैक्सिमम 2 तक ही जाना था। तो बस अब ऐसे सोच रहे कि अपर कंस्ट्रेंट है ही नहीं, मतलब दे कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। और साथ साथ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात तो हमने बोली थी, तो मतलब वही बात है, ना तो लोअर कंस्ट्रेंट है ना ही अपर कंस्ट्रेंट है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो n - 1 + r से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू है 3, क्योंकि 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है, 3 - 1 प्लस r की वैल्यू क्या है भाई 2, c r की वैल्यू क्या है भाई 2, तो 3 2 5, तो 4c2 सीधा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कराऊंगा, बट बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है। तो समझ रहे हो ना, 12 वाला मैं नहीं करा सकता, 6 तक मैं करा सकता हूँ आपको, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, बस आप समझ गए होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो दिस इज आइडेंटिकल डाइस प्रॉब्लम। अच्छा, डिजिट ये सम ऑफ द डाइस प्रॉब्लम ना, डिजिट सम के एक एग्जांपल हो, जैसे मैं आपको कहूं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर will have sum of digits as 8. How many 4 digit numbers will have sum of digits as 8? तो क्या बोलूंगा भाई, digit 1 plus digit 2 plus digit 3 plus digit 4 that must be equal to 8, और क्या है ना। अच्छा जी, अब digit 1 की वैल्यू कहां से कहां तक देखो, कहा क्या मैंने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर का है, तो प्लीज ध्यान रखना, डिजिट 1 की वैल्यू 1 to 9, डिजिट 2 की वैल्यू 0 to 9, डिजिट 3 की वैल्यू 0 to 9 और डिजिट 4 की वैल्यू 0 to 9। बस अब आप समझ रहे होगे, देखो डी डिजिट 1 ना होता तो 2 3 4 में हमें कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है जी, हमें 0 ही चाहिए होती थी, और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो बट यहाँ पे मैं 9 तक जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सम हमें 8 चाहिए। तो मान के चलो इन पे तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, और मैसेज को हटा रहे हूं, ठीक है, इन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट सिर्फ इस पे बैठा है। क्या कंस्ट्रेंट बैठा है, मिनिमम वैल्यू मस्ट बी 1। अब अगर 1 मिनिमम वैल्यू है तो 1 यहाँ पे दे दो ना, यहाँ से निकाल के, कोई दिक्कत ही नहीं बचती। तो हम फाइनली क्या कह देंगे, d1 + d2 + d3 + d4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 7, ठीक है। और हमने वो सब यहाँ पे, अब इन पे अब फाइनली हमारे पास कोई कंस्टेंट नहीं बचा, तो n - 1 + r से मैं सॉल्व कर जाऊंगा। n की वैल्यू प्लीज भर लेना आपने, है ना, n की वैल्यू क्या है भाई, ये 4, ठीक है, और r की वैल्यू क्या है, ये 7। आई थिंक मेरे को उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आप समझ गए होगे। अब आप और भी क्लियर कर पा रहे होगे बात को। अच्छा जी, अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता 18, अब क्या करोगे, अब लगा दूं ये फॉर्मूला n - 1 + r, नहीं लगाऊंगा, क्यों, अब अपर कंस्ट्रेंट भी आएगा, क्योंकि आपने 18 बोल दिया, तो मैं यहाँ पे 18 भी तो भर सकता था, याद आ रहा है, जब x1 x2 x3 x4 = 18, तो 18 0 0 0 कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था ना इन पे, बट अब लोअर कंस्ट्रेंट और अपर कंस्ट्रेंट दोनों, देखो लोअर तो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपर कंस्ट्रेंट तो है 9 तक, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा भाई ऐसे, n - 1 + r से नहीं होगा। वेरिएशंस वाले प्रॉब्लम में मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अलग अलग वेरिएशंस हैं, ठीक है, 6-7 कैटेगरी हैं वेरिएशंस की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम आई है हमारे को 5th कैटेगरी में, जहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं, तो फिर वही बात है, वेरिएशन वाले वीडियो में मैं इन सब चीजों को क्लियर कर दूंगा। तो आई थिंक मेरे को अब और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको एक्जेक्टली समझ में आ गया होगा। ऐसे में बोल देता, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर विल हैव सम = 5 6 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही मैं 10 11 12 तक जाऊंगा तो फिर वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर 9 तक ही वैल्यू ले सकते हैं, हाँ, तो हमें एक किस्म से अपर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ जाएगा, और अपर कंस्ट्रेंट वाली बात हम यहाँ पे करते नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो याद रखना है आपको, अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है तब चलेगा ये फॉर्मूला, तो नहीं चलेगा। और इनफैक्ट चॉकलेट प्रॉब्लम में आप देख पा रहे थे, याद आ रहा है ना आपको, जैसे मैं बोलता था कि इनफाइनाइट चॉकलेट बोलने का मेरा कारण यही होता था, रेड ग्रीन और ब्लू ये सब इनफाइनाइट अवेलेबल हैं, तो मैं बोलता था नंबर ऑफ रेड चॉकलेट, नंबर ऑफ ग्रीन चॉकलेट प्लस नंबर ऑफ ब्लू चॉकलेट, 10 चॉकलेट हमने सिलेक्ट करे, तो 1% भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यूज थी हमारे पास, तो हम इनडायरेक्टली बोलते थे नो कंस्ट्रेंट एट ऑल, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं बोल देता कि मेरे पास रेड सिर्फ 4 चॉकलेट है, ग्रीन सिर्फ 2 है और ब्लू सिर्फ 10 है, या चलो ब्लू सिर्फ 6 है,
तो अब इन पे कंस्ट्रेंट लग गया। अब मैं क्या कहूंगा, रेड चॉकलेट जो है 0 से 4 तक कोई वैल्यू ले सकते हैं, ग्रीन चॉकलेट 0 से लेकर 2 तक कोई वैल्यू ले सकता है, और ब्लू चॉकलेट 0 से लेकर 6 तक कोई वैल्यू ले सकता है। तो कंस्ट्रेंट लग गया, तो n-1 प्लस RCR नहीं लगेगा। मैं आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जब भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो ठीक है, दैट्स इट। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी वेरिएशंस आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।